सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाज़ार में जो बिकवाली का दौर कल शुरू हुआ था वो आज भी प्रिवेल कर रहा है। ख़ास तौर से मार्केट्स में आज फर्स्ट हाफ से ही प्रेशर देखने को मिला। थोड़ा बहुत ईज आउट ज़रूर हुआ था बीच में दोपहर में कहीं, लेकिन सेकंड हाफ में जो बिकवाली है वो वापस इंटेंस होते हुए दिखाई पड़े। तो रादर आप कह सकते हैं ये एक वॉलेटाइल सेशन आज मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़े, जहाँ पे उतार चढ़ाव के बीच में भारतीय बाजार प्रेशर के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। प्रेशर रहा मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहाँ पे कुछ हद तक बिकवाली आज फिर से एक बार देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप मई की ही स्थिति देखेंगे तो ये पिछले 10 साल में इतनी ज़्यादा सेल ऑफ वाला मई अभी तक नहीं देखने को मिला। इससे पहले करीब 6.5% की जो बिकवाली आई थी वो आई थी सन 2012 में, और उसके बाद आज इतनी इस पूरे महीने में अब तक 5.5 से 6% के आसपास की एक इंटेंस सेलिंग हम मार्केट्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये इंटेंस सेलिंग फ्रंट लाइन इंडेक्स में है। आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहाँ तो हायर लेवल से करीब 40% तक की वैल्यू इरोजन अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है। आज के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर एक बार फिर से फार्मास्यूटिकल स्पेस में, और उसमें भी डीवीस और इप्का दो कंपनियां थी जो कि मेजरली सेल ऑफ के अंदर में थी। डीवीस में लगातार दूसरा दिन जबकि करीब 7-8% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली, और इप्का लैब में भी करीब 6 से लेकर 8% तक का फॉल आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा था। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, रियल स्टेट, ये कुछ और ऐसे स्पेस थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। पावर, ऑयल एंड गैस के अंदर भी कुछ हद तक प्रेशर देखने को मिला। तो ओवरऑल बेसिकली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ही आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इंडिविजुअली अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो कोई खास ऐसा स्टॉक था नहीं जहाँ पर तेज़ी हो। 2-3 नाम में इसमें एबर्ट में खरीदारी देखने को मिल रही थी। अशोक लेलैंड आज सेकंड डे जबकि तेज़ी के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कोरोमंडल में एक तरफ खरीदारी देखने को मिल रही थी। आज एक का एक प्रेशर आया था पूरे ही शुगर स्पेस में, जबकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने की बात की, तो वो एक्सपोर्ट का बैन का नोटिफिकेशन उम्मीद है कि शायद आज शाम तक आ जाए। वो एक्सपोर्ट बैन की खबरों के बीच में पूरे स्पेस के अंदर बिकवाली थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो रियलाइजेशन टूटेगा एक्सपोर्ट कंपनियों का, जो मेटल में हुआ, जो वीट में हुआ, वो शायद यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसका एक इम्पैक्ट ये स्पेस पे देखने को मिला। तो इसीलिए पूरा ही शुगर स्पेस जो प्रेशर में कामकाज कर रहा था। नंबर्स का इम्पैक्ट था। गुजरात अल्कली ऐसी कंपनीज में नंबर थे, इप्का ऐसी कंपनी में नंबर थे, जोमेटो में नंबर्स के बाद एक अच्छी मूव आते हुए दिखाई पड़े आज के सत्र में। डिस्पाइट उनका लॉस बढ़ा है, लेकिन अदरवाइज इन बिटवीन द लाइन जो है नंबर थोड़ा बेटर साइड पे बोल रहे हैं। इसलिए ब्रोकर हाउसेस भी स्टेबल टारगेट 100 रुपये के ऊपर के टारगेट्स दे रहे थे। 2 लिस्टिंग हुई आज, जिसमें एक डिलीवरी की लिस्टिंग करीब 11% प्रीमियम पे आज लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा, और उसके अलावा जो दूसरी लिस्टिंग थी वो भी 3-3.5-4% के आसपास की तेज़ी में लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ा। तो बहुत सारी आज इवेंट्स थे, और उन इवेंट्स के बीच में मार्केट्स में एक वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आया है उसमें है मेरा पहला सवाल कहाँ गया? मेजरली मार्केट्स में आज सबसे पहला सवाल कि आज कोल इंडिया में क्या किया जाए। देखिए, कोल इंडिया केस में सर कल तो पहली चीज़ नंबर है, तो नंबर सबसे क्रूशियल पार्ट है। तो आप नंबर को ही कॉल लेके, नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप कॉल लेके कुछ भी करेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है करीब $400 के आसपास के एक्सपोर्ट के प्राइसेस, कोल के प्राइसेस पहुँचे थे। तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे जो रियलाइजेशन है वो थोड़ा बेटर साइड पर दिखाई पड़ेगा, और उस बेटर साइड पे जो रियलाइजेशन है उसका एक इम्पैक्ट शायद आता दिखाई पड़ेगा। तो उस लिहाज से कोल इंडिया के नंबर्स देखिएगा। हालांकि डिविडेंड वाला पार्ट क्रूशियल है, क्योंकि अभी कोल इंडिया की प्रेजेंट सिनेरियो में करीब 12-13 रुपये पर शेयर कमाते हैं साल भर में, और रफली 10-12 रुपये के आसपास का ये पे आउट भी कर देते हैं। तो डिविडेंड रील तो अच्छा है, तो उस हिसाब से आप इसको देखिए। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं तो कोल इंडिया के नंबर्स के बाद ही कोई भी कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर आपको आइडिया लगा पाएंगे। अच्छा, हाउ मच स्टीम इज स्टिल लेफ्ट इन दीपक नाइट्राइट यू फील कंसिडरिंग द ह्यूज रिटर्न इट हैज़ गिवन? अनिल साहब, देखिए ये स्टीम को आइडेंटिफाई करने कुछ तरीके होते हैं। देखिए, अगर वो शेयर चला है किसी एक कंपनी, क्योंकि केमिकल ही है, इसमें एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ होती है इनके प्राइसेस। क्योंकि चाइना में सप्लाई नहीं आई थी और वो डोमेस्टिक फ्रंट से जो कंपनी है वो सप्लाई करने लग गई थी, तो रियलाइजेशन बेटर हुए थे। वो रियलाइजेशन बेटर जो थे वो नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हुए। अब वो रियलाइजेशन वाला पार्ट आगे कितना रहेगा कंटिन्यू, ये मुश्किल है कहना। किसी ज़माने में सेम कहानी हुई थी ग्रेफाइट इंडिया और HEG में, जहाँ पर शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज आई सिस्टम में, और ये बड़े प्लेयर बन के सामने आए, और इन दोनों ने सप्लाई करी और शेयर 4000 तक के दाम भी दिखा के गया, स्पेशली HEG में। फिर वापस वो ईज आउट हो गया, तो वो दोबारा दाम वहाँ नहीं आते हुए दिखाई पड़े। तो वो सप्लाईज बनेंगी नहीं बनेगी कहना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, लेकिन दीपक नाइट्राइट इतनी कोई बुरी कंपनी नहीं है कि आप इसमें यही वेट करें कि ये क्रैश हो गया और ख़त्म हो जाएगा। अच्छी कंपनी है, थोड़ा ईज आउट हो रहा है, होने दीजिए, सिचुएशन को होल्ड करिए, और एटलीस्ट आप इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर्स को रिव्यू करते रहिए।
अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर स्टेबल भी आते हैं ग्रोइंग की बजाय, तो भी एटलीस्ट ये क्लियर है कि ये कंपनी ने अपने नंबर्स को मैनेज कर रही है और ये सिचुएशन डिमांड वाली ख़राब नहीं है, नई कैपेसिटी एडिशन का फ़ायदा हो रहा है। तो सो फार तो कंपनी क्वालिटी में सवाल नहीं है, वो सिचुएशन, प्राइसेस, ग्लोबल सिनेरियो जो केमिकल में चलता है उसको जरा एक बार को देखकर फिर आप कॉल लो। वैसे इस समय तो बाज़ार में सब कुछ ही बिक रहा है, मतलब अच्छी से अच्छी कंपनियों को बाज़ार में बहुत ही बुरा रिस्पांस मिल रहा है। डिवीज के नंबर्स ख़राब थे, कॉन कॉल ख़राब थी, इतनी नहीं थी कि निफ्टी के स्टॉक को 15% 2 दिन में धो दिया जाए, या इफ्का के नंबर्स में बिकवाली थी 8% तोड़ दिया। तो ऐसी इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं है जिनते बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो ठीक है, ओवर रिएक्शन होता है बहुत बारी, होने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब वापस बाजार घूमेगा तो यही कंपनियाँ आएंगी, कहीं और से कोई नई कंपनी नहीं आ जाएगी। तो इसलिए आप उस कंपनी से दूर रहिए जिनके लॉसेज हैं, उस कंपनी से दूर रहिए जहाँ पर प्रमोटर इशूज़ हैं, उस कंपनी से दूर रहिए जहाँ पर डेट है या इंटरेस्ट आउटगोज ज़्यादा है। लेकिन उनमें कोई दिक्कत नहीं, जो कैश रिच हैं, केपेक्स है, बढ़िया प्लांट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, उनमें आप आराम से बने रह सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड TCS, सर दोनों में आप एवरेज कर सकते हैं सिंह साहब, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी और TCS में भी, क्योंकि TCS भी बहुत रीजनेबली फेयरली प्राइस्ड है। चलिए अगर मैं बायबैक के प्राइस को हटा दूँ, 4500 रुपये का बायबैक प्राइस है, उसको हटा भी देता हूँ, क्योंकि ये बायबैक प्राइस 3700 रुपये के आसपास आया था। 3700 रुपये से टूट के TCS शेयर 3300 की रेंज में रिसेंटली आया था। 400 रुपये का करेक्शन, विच इज़ फेयरली इनफ, 11% के आसपास करेक्शन आप मान सकते हैं कि ठीक ठाक करेक्शन है। तो एवरेज करने लायक या थोड़ा थोड़ा लेने लायक तो ये भाव दिख रहा है। ऑब्वियसली क्वालिटी में तो कोई सवाल उठता नहीं, सिर्फ प्राइस ही का ही मामला है जिसको आपको मैनेज करना है। लाइकवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स 1000 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, 1008 था शायद मेरे ख्याल से हाई, और उसके बाद करेक्ट होकर 700 रुपये की रेंज मैंने देखा था लास्ट में, तो 790 या 780 जो भी प्राइस था। तो इतना रीजनेबली करेक्शन वहाँ भी 30% के आसपास का आ चुका है। तो कंपनी क्वालिटी दोनों में ही ख़राब नहीं है, क्वालिटी दोनों बढ़िया है। वो लार्जेस्ट प्लेयर है लिकर का, वो लार्जेस्ट IT कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आप स्टैटिक वे में एवरेज करना चाहते हैं, SIP चलाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इनके अंदर जा सकते हैं। माइंड ट्री एंड इन्फो एज में भी सर मैं यही बोलूँगा, इन्फो एज को नहीं, लेकिन हाँ माइंड ट्री को तो यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इन्फो एज को केस में मैं इसलिए एक बार को स्केप्टिकल हूँ इंडिया मार्ट और इन्फो एज दोनों में, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज इन्फो एज चल गया होगा क्योंकि वो ज़ोमैटो के शेयर में उछाल था, तो लाइकवाइज वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए स्टॉक की वैल्यू बढ़े तो बात अलग है। कारोबार की वैल्यू बढ़ रही है, कोर कारोबार की, और उसके बाद शेयर की वैल्यू बढ़े तो बात अलग है। तो इसीलिए उसको एक बार को अवॉइड करिए। लेकिन हाँ, माइंड ट्री L&T इन्फोटेक मर्जर का वो है ट्रिगर है, और उसके टाइम लाइन्स हैं, डेट्स हैं, प्रोसीजरल रीज़न है, तो ये बहुत लंबे समय तक एक ही रेंज में रहेगा। तो अगर आप बहुत लंबे तक उस रेंज को हैंडल कर सकते हैं तो आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, रीजनेबल करेक्शन IT स्पेस में हम देख रहे हैं, ऑलरेडी करेक्शन काफ़ी आ चुका है, तो वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा शायद कुछ खोने के लिए ना भी हो, क्योंकि एक बड़ा झटका ले चुके हैं हम, 40% 45% तक शेयर टूट चुके हैं वहाँ पर। ओके, TCS इन्फी IT में है और HCL लेना चाह रहे हैं। ऋषभ साहब, ऑलरेडी 2 कंपनियां हैं और दोनों मेजर आपके पास है, तो अगर आप लेना भी चाहें तो एक माइनर लीजिए, आप 3 मेजर पे चले जाएंगे। TCS, इन्फी, HCL तीनों ही लार्जेस्ट प्लेयर हैं। 5 टॉप कंपनीज जो हैं उनमें TCS, इन्फी, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये 5 बड़ी कंपनियाँ हैं, और इनमें से 2 आपके पास ऑलरेडी हैं। तो अगर आप लेना ही चाह रहे हैं IT में, मतलब ये तब होगा जब आपका बाकी पूरे पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा हो जाए, तो आप इसमें माइनर IT ढूंढ सकते हैं, जिसमें आप L&T टेक, टाटा एलेक्सी, ओरेकल फाइनेंशियल, इनको शामिल कर सकते हैं, जिससे डिविडेंड भी आपको अच्छा हो जाएगा। ओरेकल इसमें सबसे ऊपर आता है, लेकिन इनको फ्रंट लाइन में ऑलरेडी 2 पोजीशन है, तो अगर पूरा फ्रंट लाइन टूटेगा तो ये भी सब निकल जाएंगे। तो इसीलिए हेज करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर रणनीति बन सकती है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पूरे IT का अगर 100 है तो 30 ही हो, ये तीनों मिला के, ऐसा ना हो कि पूरा ही यही हो, तो आपके लिए रिस्क प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी पोर्टफोलियो में। अगर कभी IT टूटा तो पूरा पोर्टफोलियो साफ हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ कॉल लेनी होगी। ओके, HDFC बैंक नॉट गिविंग रिटर्न नेक्स्ट 5 ईयर। मिश्रा साहब, आप पिछले 5 साल देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसने रिटर्न कितना दिया है, और पिछले 10 देखेंगे तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि ये एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न देने वाला बैंक है। तो हर साल बाजार 2021 नहीं होता, हर साल उस तरह के बड़े रिटर्न आप एक्सपेक्ट मत करिए मार्केट से। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अपने आप को एडजस्ट करके 10-15% ही कर देगा। 5 साल नहीं रिटर्न देगा, 1 साल में 50% दे देगा, लेकिन एंड में एवरेज आपका 10-15% ही आएगा। 15% रीजनेबली अगर कोई स्टॉक रिटर्न दे रहा है साल में, तो उसको आप अच्छे स्टॉक की कैटेगरी में डालेंगे। मतलब रेयर केस में होता है जो 20% के आसपास के रिटर्न्स देते हैं, और ये TTML टाइप जो रिटर्न आते हैं, वन ऑफ
ये कुछ सालों में अपने आप ही एडजस्ट होकर उतने ही बन जाते हैं। तो ये वन ऑफ वाले रिटर्न में लकी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बॉटम पे मिला और आपने टॉप पे बेच दिया, लेकिन वो हर कंपनी के साथ पॉसिबल नहीं है। तो बेटर यही है आप HDFC बैंक की क्वालिटी पे फोकस करें, और अगर आपको लगता है प्राइस ज़्यादा है तो ईज़ आउट होने का वेट करें। ईज़ आउट हो ही गया, ईयर लो के आसपास काम ही कर रहा है, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। तो अगर वो थोड़ा टूट भी गया है तो पिछली पुरानी हिस्ट्री भी देख लीजिए उसकी, बड़े रिटर्न देने के बाद टूटा है, बहुतों की वेल्थ क्रिएट करने के बाद टूटा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ कॉल लीजिएगा। डिविस को, हाँ सर, मतलब ऋषभ साहब मुझे कोई ऐसी बड़ी खराबी लग नहीं रही। डिविस को लास्ट टाइम इतनी बुरी तरह मैंने टूटते हुए तभी देखा था जब ये 600 रुपये का लो बनाया था इसने, और वो 600 रुपये से लो बना के 1100 पहुँच गया था 2 महीने के अंदर ही, और 1100 के बाद वो आज आपके सामने 4,500 भी दिखा चुका है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा था तो बहुत ज़्यादा शायद बाज़ार का गुस्सा निकल रहा है इसके ऊपर, लेकिन इतनी कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। 15% इंडेक्स के स्टॉक का टूट जाना बड़ी बात होती है, वो भी बिना किसी बड़े रीज़न के। सो फार कॉन कॉल में ऐसा कुछ नहीं बोला जो कल कॉन कॉल मैंने सुनी भी, और यही 2-3 चीज़ें थी कि एक वो आपकी गाइडेंस नहीं देंगे FY23 के लिए, उनके एक प्रोजेक्ट एक प्लांट को अप्रूवल मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, और फॉरेक्स को लेकर सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है। ये 2-3 चीज़ें थी जो उन्होंने बोली थी, उसके बाद बाजार ने इसको इतना बुरी तरह रिएक्ट करके दिया है। तो ओवर रिएक्शन ज़्यादा दिख रहा है, तो आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। अगर आपका नज़रिया 15 ही साल का है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली बात है, फार्मा इज़ द फ्यूचर, आप यही मान के चल सकते हो बाजार में। अच्छा, अमर राजा 40% लॉस में हूँ, किस में स्विच करूँ लॉस कवर हो जाए? मिश्रा साहब क्यों, अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, अगर आपने उस समय पर ये कंपनी ली होगी 40% ऊपर, तो आपको यही लगा होगा ना कंपनी ऊपर बढ़ेगी। लॉस लेने के लिए तो कोई शेयर नहीं लेता ना। तो उस समय अगर आपको लग रहा था कि कंपनी सही है तो अभी क्या प्रॉब्लम आ गई? आपने उस समय पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी नीचे आ चुका है। हैविंग सेड दैट, अमर राजा बैटरी जो ऑटोमोटिव स्पेस है, नॉन ऑटोमोटिव स्पेस है, EV स्पेस है, या फिर रेलवेज़ हैं, उनके लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं जो कि बैटरी बनाते हैं। इनके एक प्लांट को लेकर अप्रूवल पेंडिंग है आंध्र प्रदेश में, जो कि एक बड़ा प्लांट है। अगर उसका अप्रूवल क्लीन हो जाता है तो कंपनी के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। EV को लेकर कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है। 1-2 छोटी कंपनियों को इन्होंने एक्वायर भी किया था इसी कारोबार के एक्सपेंशन को लेकर, और बातचीत है कि शायद कुछ और कंपनी एक्वायर करेंगी लिथियम स्पेस के अंदर, जिससे और मार्जिन थोड़े बेटर हो जाए। ऑटो टूट रहा है और प्लस बाजार ही टूट रहा है, मिड कैप ही टूट रहा है, तो फिर तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन लॉस में अगर आपने अपना ही पैसा डाला है तो लॉस में मत बुक करिए। ये उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है जो F&O में ट्रेड करते हैं। उनको हर महीने मार्जिन देना होता है पोजीशन रोल ओवर करने के लिए, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन में लिया हुआ है, कैश में शेयर लिए हुए हैं, तो कुछ ले नहीं रहा है, डिविडेंड दे ही रही है ना एंड में कंपनी। कुछ समय आप होल्ड कर लीजिए, 40 से तो कम ही होगा, ज़ीरो तो नहीं बन सकती कंपनी, एटलीस्ट इतनी काम काज तो कर ही रहे हैं। गाडा साहब के बारे में आप पढ़ेंगे कभी, जो कंपनी की CMD है, अपने आप ही आपको रियलाइज़ हो जाएगी कंपनी इतने सालों से कैसे होल्ड हो रही है। तो एक समय में फैंसी थी, आज थोड़ी सी ईज आउट हुई है, तो इसलिए आपको प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर आपने खुद लिया है तो लॉस तो एटलीस्ट मत बुक करिए टिल द टाइम। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ही आपको लगा के चलना चाहिए था। ओके। मन्नापुरम एक्यूमुलेट, मुगली साहब, मन्नापुरम से बेटर तो मुथूट है इस स्पेस में, लार्जेस्ट प्लेयर वही है गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में। मन्नापुरम में एक ही कंसर्न है इनका, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस और SME बिजनेस, जहाँ पर थोड़ा कंसर्न रहा है मार्जिन्स के तौर पे। लेकिन लार्जली अगर आप बड़े प्लेयर के साथ जाना चाह रहे हैं तो मुथूट ज़्यादा बड़ा प्लेयर है, जो कि गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस में और लार्जेस्ट प्लेयर है। 8 करोड़ रुपए पर ब्रांच के आसपास का उनका रेवेन्यू है, और 181-182 टन के आसपास का गोल्ड रिजर्व वो रखते हैं, और डोमिनेंस है साउथ में, और अब वो नॉर्थ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उनके पास ज़्यादा स्कोप है, एटलीस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग प्लेयर अगर आप खेल ढूंढ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप SME में जाना चाह रहे हैं तो फिर PSU बैंक्स ज़्यादा बड़े प्लेयर कहलाते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो मन्नापुरम क्योंकि प्राइस वाइज बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है, 90 रुपये वापस आ गया जहाँ से चला था, और ये ऐसा नहीं है कि छोटा दाम है, इसका इक्विटी साइज़ बड़ा है मन्नापुरम मुथूट से, इसलिए भी ये आपको सस्ता दिख रहा है, लेकिन ऐसा सस्ता है नहीं। सो लाइकवाइज आपको कॉल लेनी होगी कि आप अगर प्लेयर में जाना चाहते हैं, किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं, लार्जेस्ट के साथ जाना चाहते हैं या सिर्फ प्राइस के साथ जाना चाहते हैं, तो आप कॉल लीजिएगा उसके हिसाब से। ओके, व्हाट आर सेक्टर्स विच आर सेफ बेट ड्यूरिंग सिचुएशन लाइक दिस? विशाल साहब देखिए, 3 डिफेंसिव स्पेस के जो सेक्टर थे उनको ही सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है, IT, फार्मा, FMCG पहले टूट चुका, IT फार्मा की धुलाई आप 2 दिन से देख ही रहे हैं। अब रही बात कि कौन से सबसे सेफेस्ट बेट होते हैं, तो मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कि सबसे सेफ होता है इस टाइम डिविडेंड बेस्ड कंपनियों में जाना। जब बाज़ार तेज़ी में होता है बहुत, जिसे कहते हैं बेहिसाब तेज़ी जो कुछ दिन पहले थी,
वो बेहिसाब तेज़ी के समय पर आपको ग्रोथ स्टॉक ढूंढने होते हैं जो कि एग्रेसिव चले, जिनमें कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बस नाम लिया और चल दिए। दूसरी तरफ जब बाजार मंदी में होता है और बहुत डीप कट्स लग रहे होते हैं मार्केट में, तो आप ढूंढते हो डिफरेंशियल डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, जहाँ से हर साल का 7-8% आपको निकल आए। तो इस समय आप वो शेयरों को ढूंढ सकते हो जहाँ पर डिविडेंड अच्छा मिले। PSU तो है ही, PSU के अलावा प्राइवेट में अच्छे अच्छे नाम है, ओरेकल हुआ, सनोफी हुआ, टाटा स्टील हुआ रहा था, अब तो गुडईयर हुआ। ऐसी कंपनियां जो कि अच्छा डिविडेंड देती हैं। एक सूची में और बना ही रहा हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ उसको कंपाइल करने की। तो ऐसी कंपनियां जिनके डिविडेंड अच्छे हों उनको आप तलाश कर रख लो, क्योंकि वो सेफेस्ट बेट होते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप एटलीस्ट एक फिक्स रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा साल का। तो उसको बाजार पहले पकड़ लेता है, फिर अभी नहीं, जब मंदी बहुत प्रिवेल करेगी बाजार में तब फिक्स रिटर्न आदमी ढूंढता है। तो फिक्स रिटर्न में आपको दिख ही रहा है इसका साल का इतना रिटर्न मिल ही जाएगा, तो आप उसके ऊपर फोकस करने लगते हो, तो उनकी प्रेफरेंस पहले हो जाती है। ये हमारी नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी ऐसी प्रेफरेंस होती है, तो लाइकवाइज आप उनके साथ जा सकते हो। बाकी IT, फार्मा एंड FMCG सबसे सेफेस्ट बेट बाजार में माने जाते हैं। ओके, धनंजय साहब, टाटा स्टील के केस में ये साइक्लिकल प्ले है। आप ऐसे समझिए कि एक कंपनी के नंबर जो कई सालों से नहीं आए, क्योंकि मेटल के प्राइसेस बढ़े तो उनके प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसके दाम भी बढ़ गए, उसके दाम बढ़े तो उनको अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबर आए तो उन्होंने हायर डिविडेंड दिया, हायर डिविडेंड से अपने वो डेट को ईज आउट कर रहे हैं पेरेंट फ्रंट पर, प्लस उन्होंने एक बड़ा केपेक्स उस समय पर अनाउंस किया जबकि वो कंपनी के प्राइसेस ऑलरेडी प्रोडक्ट के हायर साइड पर है, ये सोच के कि आगे और दाम बढ़ेंगे, और कल को दाम क्रैश हो गए या टूट गए मेटल के, तो इनके नंबर तो ख़राब होंगे ही, प्लस वो केपेक्स जो किया गया होगा वो हायर प्राइसेस को सोच के किया होगा, जिसका इंटरेस्ट भी उन्हें भरना पड़ेगा। ये टाटा स्टील, सेल, जितनी स्टील कंपनियां इनके साथ है, सिंगल प्रोडक्ट पर है, इसलिए यहाँ अगर आप खेलना चाह रहे हो तो आप सेफ साइड पे जाना चाहते हो तो मेटल में वेदांता और हिंडाल्को, ये दो नाम है जो कि डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि वो दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट भी हैं। इसमें हिंडाल्को मेजरली एक्सपोर्ट पे है और दो बड़ी सब्सिडरी हैं जो कि बाहर है, तो 70% 60% रेवेन्यू तो बाहर से आता है। वेदांता के इसमें क्या है कि वो डिविडेंड अच्छा देता है, तो डिविडेंड पे ऑफ भी वहाँ पर ठीक ठाक होगा, तो आप उनको कॉल ले सकते हो। लेकिन SIP, यहाँ पे SIP आप तभी सोच के लेना क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी क्या प्राइस रियलाइजेशन बैठती है उसके हिसाब से, साइक्लिकल है ये वैसे नहीं चलते, तो साइक्लिकल के हिसाब से SIP लेना और स्टैटिक वाली कंपनी में SIP लेने में बड़ा अंतर है, तो आप उस हिसाब से यहाँ कोई कॉल लीजिएगा। चलिए, अच्छा, इतने सवालों को मैं शामिल करूँगा, माफ़ी, बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।